स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 5 का वैरायटी ऑफ लाइफ का लास्ट टॉपिक देखने लगे हैं। वायरल डिजीज़ के टॉपिक के अंदर हम दो डिजीज़ पढ़ेंगे, एक एड्स और दूसरा हेपेटाइटिस। तो पहले हम डिजीज़ देख लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम बेटा एक फिनोमेना है जिसमें बहुत सारी डिजीज़ेज़ जो हैं वो इकट्ठी किसी बंदे में बहुत सारी सिम्टम्स अपीयर हो जाती हैं। यानी उसकी सिम्टम्स आप किसी एक डिज़ीज़ को पर्टिकुलरली नहीं कह सकते कि जी ये वाली सिम्टम्स इस डिज़ीज़ की हैं। तो चूँकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके पीछे होती हैं, तो ये जो मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है डिफरेंट डिजीज़ का, इसके लिए सिंड्रोम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसको शॉर्ट वर्ड में एड्स बोला जाता है। बेसिकली ये प्रॉब्लम आपके इम्यून सिस्टम का है, आपके मुदाफ़ियाती निज़ाम का है। आपका बिल्कुल जो है वो आपका इम्यून सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। तो हम एड्स के बारे में देख लेते हैं, चूँकि ये वायरल इन्फेक्शन है, वायरल डिज़ीज़ है, सिंड्रोम है, तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। डिस्कवरी देख लें, सबसे पहले ये सामने आई थी 1980s में। पहली दफ़ा ये प्रॉब्लम स्टडी की गई थी यंग मेल्स के अंदर जो कि होमोसेक्सुअल थे, विच मेक द सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद मेल्स टू मेल्स। उनके अंदर पहली दफ़ा ये प्रॉब्लम सामने आई, और बाद में फिर नॉन होमोसेक्सुअल्स के अंदर भी, नॉर्मल ह्यूमन मेल फीमेल के अंदर भी बाद में ये प्रॉब्लम सामने आना शुरू हो गया। इसकी सिम्टम्स अगर देखी जाए तो मैंने जैसे बताया है कि कोई स्पेसिफ़िक सिम्टम नहीं है जिसको हम कहें कि ये इस बीमारी की ख़ास अलामात हैं। इसमें बहुत सारे, चूँकि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो बहुत सारे मसाइल इकट्ठे बॉडी पे अटैक कर देते हैं इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से। तो मेन इसमें निमोनिया भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, लिम्फ नोड स्वेल कर जाते हैं, और आपका इम्यून फंक्शन बॉडी का बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कोलैप्स कर जाता है। यहाँ पे भी आपको डिफरेंट सिम्टम्स नज़र आ रही हैं, ब्रेन से लेके बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम तक सारे ऑर्गन्स पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। ब्रेन पे सूजन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, मेनिंजाइटिस है, एंसेफेलाइटिस है, आइज़ के अंदर आँखें की बिनाई ख़त्म होना शुरू हो जाती है, रेटिनाइटिस हो जाता है। लंग्स पे अगर इसका असर पड़ जाए तो निमोनिया हो सकता है, टीबी हो सकता है, और ट्यूमर्स कैंसर भी हो सकता है। स्किन पे इसका असर होगा तो स्किन कैंसर हो जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर होगा तो उसका गट का कैंसर हो सकता है, एसोफेगस प्रॉब्लम हो सकता है, डायरिया मुसलसल रह सकता है। तो पूरी बॉडी का सारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाता है एड्स के अंदर। अब ये होता कैसे है, इसकी कॉजेज़ अगर देखी जाए तो सबसे पहले प्रोमिनेंट है कि सेक्सुअल कांटेक्ट अगर इम्प्रॉपरली हो, एड्स पेशेंट के साथ हो, तो उसमें ये एड्स पेशेंट से नॉर्मल पर्सन को ट्रांसफ़र हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर बेटा अगर कोई इंतकाल खून यानी ब्लड लगवाते हैं और वो पहले से चेकड या टेस्टेड नहीं है और किसी एड्स वाले बंदे का नॉर्मल को लग जाए, तो समझ लें कि उनकी बॉडी की कोई भी सिक्रीशन, किसी एड्स पेशेंट के बॉडी से निकलने वाली कोई भी रतूबत, चाहे वो ब्लड हो, चाहे उसका थूक हो, सलाइवा हो, चाहे उसके ब्रेस्ट मिल्क हो, यूरिन हो, कोई भी चीज़ अगर हमारी बॉडी में एंटर हो जाती है तो वो सीमेन हो सकता है सेक्सुअल कांटेक्ट के अंदर। तो कोई भी लिक्विड फॉर्म जो आपकी बॉडी में एंटर होती है, दे कैन कॉज एड्स पेशेंट का अगर नॉर्मल हेल्दी बॉडी में एंटर होता है तो दे कैन कॉज द एड्स। तो उसमें सेक्सुअल कांटेक्ट है, फिर उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ब्रेस्ट फीडिंग है कि माँ से बच्चे को हो सकता है, अगर माँ को एड्स है तो बच्चे को दूध के ज़रिए शिफ्ट हो सकता है, और कंटामिनेटेड सिरिंजेस का इस्तेमाल, यानी पहले से इस्तेमाल शुदा टीके के लिए, इंजेक्शन के लिए अगर हम सिरिंज लगाते हैं और पहले से इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस बार बार लगाई जा रही हैं, तो उससे भी एक से दूसरे को ये हो सकता है। अब आ जाए इसका पॉजिटिव एजेंट, तो उसको HIV वायरस कहते हैं। ये एक वायरल डिज़ीज़ है, इसका एक वायरस है जो इसकी कॉजेटिव एजेंट है। 1984 में इसका कॉजेटिव एजेंट पहली दफ़ा आइडेंटिफाई किया गया था कि ये एक वायरल डिज़ीज़ है, ये एक वायरस है, पास्चर के इंस्टीट्यूट में फ्रांस के अंदर, और बाद में USA के अंदर इसको आइडेंटिफाई किया गया, और 1986 में इसका नाम रख दिया गया HIV वायरस, यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहा गया। ठीक है, HIV कहलाता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये एक एनवेलप्ड वायरस है, यानी इसके ऊपर अपना कैप्सिड भी होता है और फिर इसके ऊपर एनवेलप भी चढ़ी होती है, और इसका जो न्यूक्लिक मटेरियल है वो RNA है, DNA नहीं होता। RNA की स्ट्रैंड्स होती हैं, फिर इस RNA को DNA में कन्वर्ट करने के लिए इट हैज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम जिसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो ये रीट्रोवायरसेस के ग्रुप से बिलोंग करता है, एनवेलप्ड वायरस है, और ह्यूमन बॉडी के सेल्स पे अटैक करता है।
अब कहाँ पे अटैक करता है? आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम पे, और इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी का जो बनाते हैं वो लिम्फोसाइट्स हैं। आपके वाइट ब्लड सेल्स की एक ख़ास टाइप है जिनको लिम्फोसाइट्स कहते हैं। उनमें हेल्पर टी सेल्स होते हैं जो आपके बॉडी की फ़ाइट करते हैं। जब भी कोई जरासीम आपकी बॉडी में एंटर होते हैं, जर्म्स एंटर होते हैं, तो ये उसके ख़िलाफ़ फ़ाइट करते हैं और आपकी बॉडी की फ़र्स्ट डिफेंस लाइन है। तो ये उन्हीं सेल्स पे अटैक करता है और उनको कमज़ोर करके ख़त्म करना शुरू कर देता है। जब हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स ख़त्म हो जाएंगे तो बॉडी का इम्यून सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे ये इन्फेक्शन फैलती चली जाती है, ये होस्ट सेल में एंटर होता है, मल्टीप्लाई करता है, लिटिक साइकिल स्टार्ट करता है एक सेल से लाइसोजेनिक और लिटिक दोनों की शक्ल में। तो ये ज़्यादातर लिटिक साइकिल है कि सेल को डिस्ट्रॉय करके निकलते हैं इसके वायरसेस। एक एंटर हुआ और कुछ ही अरसे में हज़ारों के हिसाब से ये आपके लिम्फोसाइट्स पे अटैक कर चुके होते हैं और सारे लिम्फोसाइट्स को, टी लिम्फोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये फैलते फैलते नर्वस सिस्टम तक भी पहुंच जाते हैं। अब इसके बारे में एक और चीज़ हमारे सामने आई है कि ये जो HIV वायरस होता है ये होस्ट स्पेसिफिक है, यानी इंसानों को लगने वाला एड्स जानवरों को बीमार नहीं कर सकता और जानवरों में लगने वाला एड्स इंसानों तक शिफ्ट नहीं हो सकता। यानी ये वायरस होस्ट स्पेसिफिक है, ख़ास किस्म की रिसेप्टर प्रोटीन्स के साथ ही बाइंड करता है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये टी लिम्फोसाइट है, ये एक होस्ट सेल है लिम्फोसाइट। ठीक है, इसकी सरफेस पे ख़ास रिसेप्टर्स हैं जिनको हम CD4 सेल या CD4 रिसेप्टर्स कहते हैं। ये वायरस, इसके ऊपर ये जो आपको नॉब से नज़र आ रहे हैं, ये ख़ास किस्म की प्रोटीन्स हैं। ये सबसे पहला स्टेप है इसके लाइफ साइकिल का कि ये बाइंड करता है विद द होस्ट सेल। ठीक है, अगर आपको लेटेक्स साइकिल याद हो तो वो भी पहला बाइंडिंग या अटैचमेंट कहलाता है कि होस्ट सेल से बाइंड करेगा। फिर बेटा एनवेलप रह जाती है बाहर, कैप्सिड रह जाता है बाहर, सिर्फ अंदर दाखिल होता है इसका RNA और साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। वो दोनों जैसे ही अंदर दाखिल होंगे इस टी लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस में जाके इसके DNA को का कंट्रोल संभाल लेंगे और DNA का कंट्रोल संभालने के बाद ये अपने DNAs और RNA सिंथेसाइज करवाएंगे। ठीक है, यानी RNA से पहले DNA बनेगा और उस DNA से फिर नए ये वाले RNA सिंथेसाइज होते चले जाएंगे। एक एंटर हुआ और उसने हज़ारों कॉपीज़ तैयार की और नए सेल प्रोड्यूस करके प्रोटीन भी अपनी बनाएगा। यानी ये जो RNA आया है ना, ये अपनी मर्ज़ी से इस होस्ट का सारा सेल का कंट्रोल संभाल के अपने प्रोटीन्स, अपनी सारी स्ट्रक्चर्स बनवा के और ये नए वायरसेस आपके ब्लड में छोड़ना शुरू कर देगा। ये स्टेप्स हैं, बाइंडिंग है, फ्यूजन है, देन ट्रांसक्रिप्शन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, फिर इंटेग्रेशन है यानी DNA का हिस्सा बन जाना, फिर अपनी रेप्लिकेशन करवाना, फिर असेंबली, सारे दोबारा से वायरल पार्टिकल्स जुड़ते हैं और नए वायरसेस ब्लड में रिलीज़ हो जाते हैं। यही लाइफ साइकिल आपको इस शक्ल में भी बुक में नज़र आ रहा है। ये वही सारी चीज़ें, ये होस्ट सेल है। ठीक है, दिस इज़ द होस्ट सेल टी लिम्फोसाइट। ये वायरस सबसे पहले ऊपर आके अटैच हुआ, ये उसकी एनवेलप है। ये जो ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है ये इसका कैप्सिड है, अंदर RNA की स्ट्रैंड है और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। बाकी सारी चीज़ें रह गई बाहर। अंदर सिर्फ दो चीज़ें आती हैं, एक RNA आता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आता है। फिर ये जैसे ही अंदर आता है, ये सबसे पहले इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, RNA से DNA की स्ट्रैंड सिंथेसाइज होती है। DNA बनने के बाद होस्ट की न्यूक्लियस में चला जाता है, उसके DNA में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। उसके जब DNA का हिस्सा बन जाता है तो अपनी प्रोटीन बनवाना शुरू कर देता है, अपने RNA बनवाना शुरू कर देता है। जब ये अपनी सारी चीज़ें तैयार करवा लेगा तो जो एक एंटर हुआ था, आप देखें बहुत सारे वायरस तैयार हो गए, बाहर निकलेंगे और नए सेल्स पे अटैक करते चले जाएंगे। तो ये इसका लाइफ साइकिल सारा। आपने मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन अगर आता है कि HIV का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन बताएं तो यही सारे पॉइंट्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं यही आपने लिखने हैं और यही आपने ड्रॉ करना है। अब आ जाएं, ये ऐसी ख़तरनाक बीमारी है कि इसका इलाज बहुत मुश्किल है। पहले काफ़ी अरसे तक तो नामुमकिन था, अब इसकी कुछ मेडिसिन्स हैं, लेकिन इसके लिए बेहतरीन चीज़ है प्रिवेंटिव मेजर। जैसे कहा जाता है ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि इलाज से एहतियात बेहतर है। तो एहतियात के लिए क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए, कि आपको डायरेक्ट कांटेक्ट विद HIV बहुत ज़रूरी है। इस वायरस से बचना कि डायरेक्ट आप इसके कांटेक्ट में ना आए, या आपके बॉडी में एंटर ना हो। उसके लिए क्या करेंगे कि आप जब भी इंजेक्शन लगाएं तो हमेशा हाइजीनिक और स्टेराइल नीडल्स और सिरिंजेस इस्तेमाल करवाएं। अपने सामने पैकेट खुलवाएं और फ़ौरन उसके बाद सिरिंज को डिस्कार्ड करवाएं, उसकी सुई तोड़ दें। तो स्टेराइल इक्विपमेंट्स ऑपरेशन के लिए या इंजेक्शंस के लिए नीडल्स इस्तेमाल की जाएं। फिर उसके अलावा वैक्सीन इसकी अवेलेबल है, मार्केट में आ चुकी है, एक्सपेरिमेंटली दी जा रही है। ठीक है, 2001 से, और काफ़ी उसके अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं।
तो खुदा न खास्ता अगर किसी को हो तो ये वैक्सीन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अदरवाइज़ प्रिवेंशन है, सफाई सुथराई का ख्याल रखें और सेक्सुअल कांटेक्ट जो है वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ तक ही महदूद रहे। दूसरा, बर्तन, हॉस्पिटल्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते वक्त ये चीज़ें ख्याल बहुत ज़रूरी रखनी है कि पहले से स्क्रीन्ड ब्लड जो है वो हमेशा लिया जाए ताकि उसके दौरान बीमारियां हम तक ना पहुंच सकें। नेक्स्ट आ जाता है बेटा हेपेटाइटिस, जिसको बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसकी एक टाइप यरकान भी हमारी मशहूर है। तो हेपेटाइटिस, हेपा का लफ्ज़ आ जाए तो बेटा दैट इज़ रिलेटेड टू लिवर। आपका जो जिगर है उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है हेपेटा या हेपा। लिवर के सेल्स जो हैं वो हेपेटोसाइट्स कहलाते हैं। लिवर डिपार्टमेंट अगर जाएं तो हेपेटोलॉजी डिपार्टमेंट कहलाता है। तो हेपा का लफ्ज़ दैट रिलेटेड टू लिवर, तो यहीं से पता चल रहा है कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ लिवर के ऊपर अटैक करता है ये वायरस, या ज़्यादातर ये हेपेटाइटिस जो है ये लिवर का डिजीज़ कहलाता है। इन्फ्लेमेशन है इसमें, प्रॉब्लम सोजिश या सूजन पैदा हो जाती है। कॉजेज़ इसकी बेटा वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस है जो जाके आपके लिवर पे अटैक करता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं जिसकी वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। कॉमन सिम्टम्स अगर किसी को हेपेटाइटिस हो जाता है किसी भी तरह का, इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, तो सबसे कॉमन है कि जॉन्डिस, स्किन पीली पड़ना शुरू हो जाती है, आँखें बिल्कुल येलो हो जाती हैं, क्योंकि आपके लिवर के अंदर रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन होती है। जब रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं तो बेटा उनके अंदर हीमोग्लोबिन है। जब हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होगी तो उसके अंदर से एक पिगमेंट निकलता है बाइलीरुबिन पिगमेंट जब ब्लड में आ जाए, प्रॉपर्ली डिस्कार्ड ना हो ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, यानी किसी को यरकान हो चुका है तो उसके ब्लड में बाइलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, जब बाइलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है तो उसकी स्किन में पीलाहट आ जाती है, उसकी आँखों में पीलाहट आ जाती है, जिसको हम यरकान का लफ्ज़ कहते हैं। पेट में दर्द रहता है, एब्डोमिनल पेन रहता है, लिवर स्वेल करना शुरू कर देगा, थकावट का शिकार रहता है बंदा, बुखार भी हो जाता है, और अगर ये अचानक से भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। तो और फाइनली खुदा न खास्ता अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो लिवर कैंसर या लिवर डैमेज भी, सिरोसिस भी हो सकता है। टाइप्स आ जाएँ तो बेटा हेपेटाइटिस की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसमें मशहूर हेपेटाइटिस ए बी सी है। बाकी माइनर टाइप्स हैं जो अभी रिसेंटली कुछ अर्सा हुआ सामने आई हैं और ई तक जा चुकी हैं। तो हेपेटाइटिस ए अगर देखा जाए तो इसको इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कहते हैं, वायरसेस की वजह से है। और अगर किसी मरीज़ के फीसेस, उसका जो पाखाना है वो अगर किसी के जैसे गंदे पानी से बाहर की चीज़ें खाई हैं और किसी का वहाँ से सीवरेज का पानी मिक्स हो रहा है खाने के पानी के साथ, और वहाँ से किसी की बॉडी में ये एंटर हो सकते हैं जरासीम, इसके वायरसेस। तो हेपेटाइटिस ए वायरस HAV कहा जाता है। IV का लफ्ज़ बेटा याद रखिएगा एड्स के लिए था, यहाँ हेपेटाइटिस के लिए ए का लफ्ज़ आएगा HA। ठीक है, हेपेटाइटिस ए वायरस है, HBV होगा तो हेपेटाइटिस बी वायरस है। तो HAV इज़ हेपेटाइटिस ए वायरस। ये RNA वायरस है, नॉन इन्वेलप्ड है। ठीक है, और शॉर्ट टर्म लेस विरुलेंट डिजीज़, इसकी बीमारी इतनी ख़तरनाक नहीं होती। सबसे कॉमन जो यरकान होता है इसको हेपेटाइटिस बी कहा जाता है, इसको सीरम हेपेटाइटिस यानी खून का हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। और ये सबसे ज़्यादा दुनिया में अफ्रीका, एशिया, चाइना, फिलिपीन, इन सब ममालिक में सबसे ज़्यादा फैलने वाला है। इसका RNA वायरस था और ये DNA वायरस है। इसमें अब होता क्या है कि ये भी उसी तरीके से ट्रांसमिट हो सकता है जितना एड्स का आपने पढ़ा था। बॉडी फ्लूइड्स के, मरीज़ के जिस्म से निकलने वाली कोई भी रतूबत, उसके आंसू, उसकी थूक, उसका ब्लड, उसका यूरिन या उसका ब्रेस्ट मिल्क अगर दूसरे किसी पर्सन की बॉडी में एंटर हो जाता है तो ये बीमारी एक से दूसरे को लग सकती है। ठीक है, छूत की नहीं है, हाथ लगाने से, टच करने से शिफ्ट नहीं होती, लेकिन उस पर्सन की बॉडी से निकलने वाले कोई भी लिक्विड अगर हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है, वो मिल्क की शक्ल में है, सलाइवा है, वो ब्लड है, वो बॉडी का कोई भी फ्लूइड है, तो वो हमारी बॉडी में भी बीमारी फैला सकता है। ठीक है, मदर से बच्चे को पैदाइश के दौरान भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है, और सेक्सुअल कांटेक्ट में मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल भी ट्रांसफ़र हो सकता है। नेक्स्ट आ जाएं, अगर इसके हेपेटाइटिस बी का देखें तो एक्यूट होता है कि अचानक से अगर हेपेटाइटिस सामने आ रहा है। ठीक है, इसमें सबसे पहले थकावट है, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख ख़त्म हो जाती है और यरकान हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, स्किन पीली पड़ जाती है। इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो जल्दी ठीक हो सकता है अगर प्रॉपर मेडिसिन ले, रेस्ट करे, खुराक अपनी डाइट अच्छी रखे तो रिकवर किया जा सकता है। हमारी बॉडी इसके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी भी प्रोड्यूस कर लेती है। दूसरी टाइप होती है, एक होता है एक्यूट और दूसरा होता है क्रॉनिक।
क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है जो दायमी होता है और यरकान अंदर ही अंदर मौजूद रहता है, ख़त्म नहीं हो पाता, हर साल दोबारा सामने आ जाता है और उसके नतीजे में लिवर डैमेज हो सकता है। थर्ड टाइप आ जाती है हेपेटाइटिस सी, काला यरकान जिसको बोला जाता है, नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। ये भी ब्लड के ज़रिए एक से दूसरे को लग सकता है, गलत ब्लड ऐसा लगा जिसको यरकान था उस बंदे का लग गया, मदर से चाइल्ड को लग सकता है, ठीक है, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से शिफ्ट हो सकता है। इसका वायरस HCV कहलाता है, ये RNA वायरस है, एनवेलप्ड वायरसेस है और इसको इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस भी कहा जाता है तो कम सीवियर, लेकिन इसका इलाज बड़ा मुश्किल है और ये लिवर को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट आपके पास हेपेटाइटिस डी है, डेल्टा वायरस हेपेटाइटिस कहलाता है, और हेपेटाइटिस ई है। इसके अलावा F और G भी हैं, लेकिन इनकी अभी तक वायरसेस अनआइडेंटिफाइड हैं। इन दोनों के वायरसेस जो हैं वो HDP और HEV जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। फिर आ जाओ बेटा ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट पे अगर हम देखें तो सबसे मैंने बताया था प्रिवेंशन है इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन के लिए आपको हाइजीनिक मेथड, जितनी भी वायरल डिजीज़ हैं, जैसे आजकल कोरोना है तो बेटा सारी वही देख लो, वाटर बॉयल करके इस्तेमाल करें, बाहर अगर इस्तेमाल करें कहीं पे तो बॉटल वाला पानी इस्तेमाल करें, खुला पानी इस्तेमाल ना करें। अच्छी तरीके से गोश्त वगैरह को धो के खूब अच्छी तरीके से जर्म फ्री करके इस्तेमाल करें, ठीक है, और हाथों को बार बार धोएं। ये सारे हाइजीनिक कंडीशंस हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते वक्त, खून ख़रीदते वक्त, लेते वक्त, लगवाते वक्त प्रॉपर चेक करवाएं कि उसकी स्क्रीनिंग हुई हुई है, उसमें एड्स हेपेटाइटिस के जरासीम तो नहीं है। इसी तरह से टिश्यू ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, किसी को जिगर लगता है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, टिश्यू डोनर होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जब लगवाई जाती हैं तो पहले प्रॉपरली सारे टेस्ट किए जाते हैं उस बंदे के जो दे रहा हो। तो ये सारे प्रिवेंशंस करनी ज़रूरी हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। इसको अच्छी तरीके से तैयार करें, इंशाल्लाह इसका जल्द टेस्ट होगा।